इमेजिन कीजिए आप एक एक्सप्लोरर हैं। आपने सालों का सफर तय करके एक नई दुनिया खोजी है। एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी मिलने का सबसे बड़ा सबूत आपके हाथ लगता है और उस डिस्कवरी को बचाने के लिए आपको खुद को मिटाना पड़े। ये कोई साइफाई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, ये कहानी है नासा के $1 बिलियन से ज्यादा के एडवांस रोबोटिक एक्सप्लोरर की, जिसे नासा ने ही जानबूझकर आग के हवाले कर दिया। आखिर क्यों? एक डर से, एक ऐसी अनोखी शंका जो इंसानियत के सबसे बड़े सवाल से जुड़ी है। आर वी अलोन इन द यूनिवर्स? ये कहानी है एलियंस की, पर वैसे नहीं जैसे आप फिल्मों में देखते हैं। ये कहानी है साइंस की, सैक्रिफाइस की और उस अनजान खतरे की जिसने नासा को अपने सबसे कामयाब सोल्जर ऑफ साइंस को कुर्बान करने पर मजबूर कर दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल रहस्य टीवी स्पेस पर। आज हम आपको लेके चलेंगे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के सिस्टम में। ये एक ऐसी जगह है जो हमारे सूरज से 5 गुना ज्यादा दूर है। एक ऐसी दुनिया जहां तूफान धरती से बड़े होते हैं और रेडिएशन इतनी है कि इंसान एक पल में खत्म हो जाए। और इसी खतरनाक दुनिया को एक्सप्लोर करने भेजा गया एक चैंपियन, द स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम था गैलीलियो। पर गैलीलियो की कहानी सिर्फ जुपिटर को एक्सप्लोर करने की नहीं है। उसकी कहानी का क्लाइमैक्स उसकी मौत थी। एक ऐसी मौत जो प्लान की गई थी, अंजाम दी गई थी और उसका रीजन इतना बड़ा था कि उसके आगे $1.4 बिलियन के उस स्पेसक्राफ्ट की कोई कीमत नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखी दास्तां। कैसे नासा के गैलीलियो ने एक ऐसी चीज ढूंढ ली जिसे बचाने के लिए उसे खुद जुपिटर की गहराइयों में समाना पड़ा। पार्ट 1, द ग्रैंड वॉयज, एक चैंपियन का सफर। ये कहानी शुरू होती है 18 अक्टूबर 1989 से। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस शटल एटलांटिस ने उड़ान भरी। उसके कार्गो बे में रखा था इंसानियत की नई होप, एक मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग, द गैलीलियो प्रोब। इसका नाम महान इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली के नाम पर रखा गया था, जिसने 400 साल पहले अपने टेलीस्कोप से जुपिटर के 4 बड़े चंद्रमाओं को पहली बार देखा था। और अब उन्हीं के नाम का ये प्रोब उन्हीं चंद्रमाओं को करीब से देखने जा रहा था। पर जुपिटर तक का सफर आसान नहीं था। वो हमसे लगभग 60 करोड़ किलोमीटर दूर है। इनिशियली नासा का प्लान था कि गैलीलियो को एक पावरफुल सेंटोर रॉकेट बूस्टर से सीधा जुपिटर की तरफ भेज देंगे। लेकिन 1986 में स्पेस शटल चैलेंजर हादसे के बाद सेफ्टी कंसर्न्स के कारण उस पावरफुल बूस्टर को कैंसिल कर दिया गया। अब नासा के इंजीनियर्स के सामने एक चैलेंज था, एक कमजोर रॉकेट के साथ गैलीलियो को जुपिटर तक कैसे पहुंचाएं। और वहां उन्होंने इस्तेमाल किया एक ब्रिलियंट टेक्निक का, जिसे कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट या ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट। सोचिए जैसे आप गुलेल से पत्थर फेंकते हैं, वैसे ही गैलीलियो ने प्लैनेट्स की ग्रेविटी का इस्तेमाल किया। उसने सीधा जुपिटर जाने के बजाय एक लंबा रास्ता लिया। वो पहले वीनस के पास से गुजरा, उसकी ग्रेविटी से रफ्तार पकड़ी, फिर वापस धरती के पास आया, यहाँ से 2 बार स्लिंग शॉट इफेक्ट लिया और फिर कहीं जाकर उसे जुपिटर तक पहुँचने के लिए जरूरी स्पीड मिली। इस लंबे सफर में 6 साल लग गए। 6 साल तक गैलीलियो स्पेस के सन्नाटे में अकेले जुपिटर की तरफ बढ़ता रहा, एक तन्हा मुसाफिर जो अंधेरे में एक अनजान मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, अपने अंदर इंसानियत का सबसे बड़ा सपना लिए हुए। पर इस सफर में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गैलीलियो का दिल था उसका हाई गेन एंटीना। ये एक 16 फुट चौड़ी छतरी जैसा एंटीना था जो जरूरी था हाई क्वालिटी फोटोज और ढेर सारे डाटा को अर्थ तक भेजने के लिए। प्लान के मुताबिक इसे लॉन्च के बाद खुल जाना चाहिए था, पर जब नासा ने कमांड भेजी, एंटीना पूरी तरह से नहीं खुला। उसकी कुछ रिब्स, उसके कुछ पैनल्स आपस में फंस गए थे। नासा के JPL यानी जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के मिशन कंट्रोल में सन्नाटा छा गया था। सोच के देखिए, आप अपने बच्चे को दूर भेजते हैं और उसे आवाज लगाते हैं, पर कोई जवाब नहीं आता। वैसे ही एक खामोशी थी। इंजीनियर्स ने हर कोशिश की, स्पेसक्राफ्ट को घुमाया, उसके मोटर्स को बार बार ऑन ऑफ किया, उसे सूरज की गर्मी और ठंडक में ले जाकर सोचा कि शायद एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से वो आजाद हो जाए, पर कुछ नहीं हुआ। ये एक डिजास्टर था। मिशन फेल होने की कगार पर था, लेकिन नासा ने हार नहीं मानी। इंजीनियर्स ने एक नया प्लान बनाया।
उन्होंने गैलीलियो के एक छोटे से कमजोर लो गेन एंटीना का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। इसकी डाटा भेजने की स्पीड हजारों गुना कम थी। उनकी टीम ने दिन रात एक करके एक ऐसी इंजीनियस टेक्निक बनाई जिससे ये साइलेंट स्पेसक्राफ्ट कम से कम फुसफुसा सके। हर डाटा पैकेट एक कॉस्मिक विस्पर की तरह था, एक मैसेज इन अ बॉटल जिसे तारों के समंदर में फेंका गया हो, इस उम्मीद में कि कोई उसे सुन लेगा। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने जमीन पर मौजूद अपने रेडियो टेलीस्कोप्स को अपग्रेड किया, उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली लिंक किया ताकि वो गैलीलियो से आने वाली धीमी आवाज को भी सुन सके। और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने नए सुपर एफिशिएंट डाटा कंप्रेशन सॉफ्टवेयर्स लिखे जो गैलीलियो के डाटा को जिप करके भेजते थे ताकि कमजोर सिग्नल में भी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन फिट हो सके। ये इंसानी इंजेन्युइटी का एक बेहतरीन नमूना था। एक टूटे हुए एंटीना के बावजूद गैलीलियो मिशन अब भी जिंदा था। एंड ऑन December 7, 1995 को 6 साल के सफर के बाद गैलीलियो आखिरकार जुपिटर पहुंचा। पहुंचते ही उसने अपना पहला काम किया। उसने अपने साथ लाए एक छोटे से एटमॉस्फेरिक प्रोब को जुपिटर के एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। ये इंसानियत के इतिहास में पहली बार था। एक प्रोब, एक रोबोटिक एमिसरी सीधा एक गैस जाइंट के अंदर जा रहा था। वो प्रोब 1,70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जुपिटर के बादलों से टकराया। फ्रिक्शन से उसके सामने एक शॉकवेव बनी जो सूरज से भी ज्यादा गर्म थी। उस प्रोब ने हमें लगातार डाटा भेजा जब तक जुपिटर के एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर ने उसे वेपराइज नहीं कर दिया। उसने बताया कि जुपिटर के तूफान कितने तेज हैं, वहाँ की केमिकल कंपोजिशन क्या है और वहाँ लाइटनिंग 30 से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हो सकती है। प्रोब के सैक्रिफाइस के बाद गैलीलियो ऑर्बिटर ने जुपिटर के चक्कर काटने शुरू कर दिए और अगले 8 सालों में उसने हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट, एक ऐसा तूफान जिसमें 3 धरतियां समा जाए, उसको डिटेल में स्टडी किया। उसने जुपिटर के रिंग्स के राज खोले कि वो उसके छोटे छोटे चंद्रमाओं पर मीटीरॉइड्स की टक्कर से उड़ने वाली धूल से बने हैं। उसने आयो, जुपिटर के सबसे पास वाले चांद पर 100 से ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी देखे जो उसे सोलर सिस्टम की सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिव जगह बनाते हैं। उसने गैनीमेड, सोलर सिस्टम के सबसे बड़े चांद पर एक ऐसी चीज खोज निकाली जो किसी चांद पर नहीं मिली थी, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड। गैलीलियो एक के बाद एक बड़ी डिस्कवरीज कर रहा था। वो एक रॉक स्टार था, पर उसकी सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली और आखिर में सबसे खतरनाक डिस्कवरी अभी बाकी थी। और ये डिस्कवरी जुपिटर के एक और चांद से जुड़ी थी, एक चांद जिसका नाम है यूरोपा। पार्ट 2, द एलियन ओशन, एक अनोखा समंदर। जुपिटर के 4 बड़े चंद्रमाओं में से यूरोपा देखने में सबसे अजीब है। इसकी सतह अजीब तरह से चिकनी है, जैसे एक बिलियार्ड बॉल हो। इस पर बड़े बड़े पहाड़ या गहरी घाटियां नहीं हैं, बस दूर दूर तक फैली हुई बर्फ की एक मोटी चादर है और उस चादर पर हैं हजारों क्रैक्स, हजारों दरारें, जैसे एक अंडे का शेल टूट गया हो। इन दरारों में से कुछ लाल भूरे रंग की हैं, जैसे किसी ने बर्फ पर पेंट कर दिया हो। जब गैलीलियो ने यूरोपा की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजी तो साइंटिस्ट हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, शहरों जितने बड़े आइस राफ्ट्स आपस से टूटकर अलग हो गए थे और थोड़ा इधर उधर खिसक गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे धरती पर आर्कटिक ओशन में बर्फ के टुकड़े तैरते हैं। ये एक बहुत बड़ा हिंट था। बर्फ के टुकड़े तैरते तब हैं जब उनके नीचे कुछ लिक्विड हो, पर असली सबूत आना अभी बाकी था और वो आया गैलीलियो के मैग्नेटोमीटर से। मैग्नेटोमीटर एक डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड्स को नापता है। जब गैलीलियो यूरोपा के पास से गुजरा तो उसके मैग्नेटोमीटर ने जुपिटर के पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड में एक अजीब सी डिस्टरबेंस, एक गड़बड़ी डिटेक्ट की। JPL की लैब में रात के अंधेरे में एक साइंटिस्ट ने जब उस डाटा को स्क्रीन पर देखा तो उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। नंबर्स अजीब थे। उन्होंने डाटा को बार बार चेक किया, हर कैलकुलेशन को दोबारा किया और हर बार नतीजा एक ही निकला, एक ऐसा नतीजा जो अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन में मुमकिन था। The conclusion was inescapable. The evidence was overwhelming. यूरोपा की 15 से 25 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे
एक विशाल नमकीन पानी का समंदर मौजूद है। ये डिस्कवरी कोई आम डिस्कवरी नहीं थी, ये इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक थी, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ जिंदगी हो सकती है। ये एक ऐसी दुनिया थी जो सूरज की रोशनी से दूर अंधेरे में लिपटी हुई थी, जिसे सिर्फ जुपिटर की ग्रेविटी से पैदा हुई गर्मी ने जिंदा रखा हुआ था। हम धरती पर जानते हैं कि जहाँ कहीं भी पानी है, चाहे वो समुद्र की गहराइयों में वोल्केनिक वेंट के पास हो या अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे झीलों में, वहाँ लाइफ मौजूद है। माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, ऐसी चीजों की साइंटिस्ट के अनुसार जिंदगी के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट, लिक्विड वाटर, एक सॉल्वेंट जिसमें केमिकल रिएक्शन हो सके। सेकंड इज एनर्जी, जरूरी ऊर्जा। थर्ड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। गैलीलियो की डिस्कवरी ने कंफर्म कर दिया कि यूरोपा के पास इनमें से पहली और सबसे जरूरी चीज यानी लिक्विड वाटर भरपूर मात्रा में है। इतना पानी कि शायद धरती के सारे समुद्रों को मिलाकर जितना पानी है उससे भी दुगना ज्यादा। पर एनर्जी कहाँ से आएगी? हमारा सन तो जुपिटर से बहुत दूर है। इसका जवाब है जुपिटर की ग्रेविटी। यूरोपा जब जुपिटर के चक्कर लगाता है तो जुपिटर की विशाल ग्रेविटी उसे एक रबर बॉल की तरह खींचती और दबाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं टाइडल फ्लेक्सिंग। अगर आप एक पेपर क्लिप को बार बार मोड़ेंगे तो वो गर्म हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही कांस्टेंट स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग से यूरोपा के कोर में हीट पैदा होती है। यही गर्मी उसके समुद्रों को जमने से रोकती है। और तीसरी चीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड की टक्कर से यूरोपा तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पानी, एनर्जी, केमिकल्स, तीनों चीजें मौजूद हैं। अचानक से यूरोपा सोलर सिस्टम में मार्स के बाद लाइफ ढूंढने के लिए सबसे एक्साइटिंग जगह बन गया। यहाँ हम एलियंस की बात कर रहे थे। हो सकता है ये छोटे छोटे माइक्रोब्स हों जो उस अंधेरे समंदर में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास जी रहे हों, पर वो एलियन होंगे। उनका ओरिजिन धरती से नहीं होगा। गैलीलियो ने हमें एक एलियन ओशन का पता दे दिया था। ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी। पर जैसा मैंने शुरू में कहा था, यही जीत उसके लिए मौत का फरमान साबित हुई। चलिए बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। द प्लैनेटरी प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल, एक मुश्किल फैसला। साल 2003 तक गैलीलियो 14 साल स्पेस में गुजार चुका था। उसने जुपिटर के 34 चक्कर काट लिए थे। उसे जितनी रेडिएशन झेलने के लिए डिजाइन किया गया था, वो उससे 4 गुना ज्यादा रेडिएशन झेल चुका था। वो एक थका हुआ ओल्ड सोल्जर बन चुका था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसका फ्यूल, जो लगभग खत्म हो चुका था। फ्यूल के बिना नासा का उससे कंट्रोल खत्म हो जाता। वो स्पेस में लापता घूमने वाला एक मेटल का टुकड़ा बन जाता। अब यहाँ से शुरू होती है असली दुविधा, द टेरिबल डायलेमा। अगर गैलीलियो का फ्यूल खत्म हो गया तो वो जुपिटर की ग्रेविटी के कारण कहीं भी क्रैश हो सकता था, और कहीं भी में एक जगह थी यूरोपा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि जब गैलीलियो को 1989 में लॉन्च किया गया था तो उसे पूरी तरह से स्टेरिलाइज नहीं किया गया था, यानी उसे पूरी तरह से कीटाणु मुक्त नहीं किया गया था। उस वक्त यूरोपा पर समंदर मिलने की बात सिर्फ एक दूर की थ्योरी थी। स्पेस एजेंसीज जानती हैं कि धरती पर कुछ ऐसे एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रह सकते हैं, जैसे कि हाई रेडिएशन, वैक्यूम और एक्सट्रीम ठंड। ये माइक्रोब्स लॉन्च से पहले स्पेसक्राफ्ट पर चिपक सकते हैं और सालों तक स्पेस में हाइबरनेट यानी सोते रह सकते हैं। नासा के सामने अब एक भयानक तस्वीर थी और उनके कंधों पर एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो पहले किसी इंसानी पीढ़ी ने नहीं उठाई। वो अब सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वो अनजाने में एक पोटेंशियल गार्डन ऑफ ईडन के गेट कीपर्स बन गए थे। कई रातें सिर्फ टेक्निकल डिबेट्स में नहीं बल्कि फिलोसफिकल सवालों में गुजरी होंगी। What is our right? क्या हमें ये रिस्क लेना चाहिए? Are we explorers और are we potential invaders? ये फैसला एक प्रोटोकॉल फॉलो करने का नहीं था। ये इंसानियत की कॉस्मिक मैच्योरिटी का पहला टेस्ट था। क्या हो अगर फ्यूल लेस गैलीलियो अपने आप आने वाले कुछ सालों या दशकों में यूरोपा से जा टकराए? और क्या हो अगर उस टक्कर के बाद गैलीलियो पर सवार धरती के कुछ बैक्टीरिया जिंदा बच जाएं और वो उस क्रैश से बनी गर्मी से पिघली हुई बर्फ के जरिए यूरोपा के एलियन ओशन में पहुंच जाएं? ये एक साइंटिफिक कैटास्ट्रॉफी होगी। ये एक फॉरवर्ड कंटेमिनेशन का क्लासिक केस होगा। सोचिए, हमारे भेजे हुए
धरती के बैक्टीरिया यूरोपा के समंदर में चले गए। वहाँ उन्हें एक नया घर मिल गया। वो वहाँ फलने फूलने लगे और फिर 50 या 100 साल के बाद हम एक नया सुपर एडवांस मिशन यूरोपा पर भेजते हैं। वो वहाँ पानी में लाइफ ढूंढता है और उसे लाइफ मिल जाती है। पर क्या वो लाइफ यूरोपा पर उत्पन्न हुई होगी या वो हमारे ही भेजे गए बैक्टीरिया का बदला हुआ रूप होगा, ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। हमने इंसानियत के सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने का मौका हमेशा के लिए खो दिया होगा। हमने एक पूरे एलियन इकोसिस्टम को अनजाने में तबाह कर दिया होगा। इसी चीज को रोकने के लिए एक इंटरनेशनल कानून है जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 कहते हैं और इसी के अंतर्गत आते हैं प्लैनेटरी प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स। इसका सिंपल सा मतलब है हमें दूसरे ग्रहों को अपने जर्म से बचाना है और उनके जर्म से धरती को बचाना है। नासा इस प्रोटोकॉल को बहुत सीरियसली लेता है। अब उनके पास दो रास्ते थे, या तो वो गैलीलियो को ऐसे ही छोड़ दें और उम्मीद करें कि वो यूरोपा से नहीं टकराएगा। ये एक जुआ था, एक गैम्बल था जिसमें दांव पर एक पूरी दुनिया की बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी लगी थी, या फिर वो गैलीलियो के आखिरी बचे हुए फ्यूल का इस्तेमाल करके उसे एक ऐसी जगह भेजें जहां वो कभी यूरोपा को खतरा ना पहुंचा सके। फैसला मुश्किल था पर जरूरी था। नासा ने अपने ही बनाए हुए अपने सबसे कामयाब एक्सप्लोरर को मौत की सजा सुना दी। गैलीलियो को कुर्बान करना होगा ताकि यूरोपा जिंदा रह सके। उसकी अनोखी अनजानी दुनिया अनजान ही सही पर प्रिस्टीन यानी शुद्ध रह सके। गैलीलियो की मौत का प्लान बन चुका था। पार्ट 4 द ग्रैंड फिनाले। गैलीलियो को तबाह करने का सबसे सेफ तरीका क्या था? उसके लिए चुना गया जुपिटर को, द प्लैनेट इट हैड स्टडीड सो इंटीमेटली। प्लान ये था कि गैलीलियो को सीधा जुपिटर के एटमॉस्फेयर में डाल दिया जाएगा। जुपिटर एक गैस जाइंट है। उसका एटमॉस्फेयर इतना थिक और प्रेशर इतना ज्यादा है कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट उसमें घुसते ही कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो जाएगा। जुपिटर पर जमीन जैसी कोई सतह नहीं है, इसीलिए उसके कंटेमिनेट होने का खतरा नहीं था और वहाँ लाइफ मिलने की संभावना भी ना के बराबर है। ये गैलीलियो के लिए डेथ बाय जुपिटर थी। एक ग्रैंड फिनाले। सितंबर 21, 2003 ये गैलीलियो का आखिरी दिन था। नासा के JPL में मिशन कंट्रोल रूम में एक अजीब सा माहौल था। खुशी थी एक इतने सक्सेसफुल मिशन की, पर गम भी था। एक पुराने साथी को अलविदा कहना था। वो लोग जिन्होंने अपना पूरा करियर इस मिशन पर लगा दिया, वो अपने दोस्त को आखिरी बार कमांड भेज रहे थे। हर एक कमांड, हर एक एंटर की का प्रेस एक आखिरी सलाम था। उनके हाथ कांप नहीं रहे थे, पर उनके दिल जरूर भारी थे। अपने आखिरी बचे फ्यूल से गैलीलियो ने अपना रास्ता बदला और जुपिटर की तरफ अपनी आखिरी यात्रा शुरू की। वो जुपिटर के पास पहुंचा। उसकी स्पीड थी 1,74,000 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड पर आप दिल्ली से न्यूयॉर्क सिर्फ 4 मिनट में पहुंच सकते हैं। उसने जुपिटर के घने तूफानी बादलों में एंट्री ली। पहले हवा का स्पर्श, फिर आग का आलिंगन। वो जुपिटर के एमोनिया आइस क्रिस्टल के बादलों से गुजरा, फिर सल्फर के पीले बादलों से। हर एक लेयर उसके लिए एक नया चैलेंज, एक नया दर्द था। फ्रिक्शन ने उसे एक जलते हुए मीटियोर में बदल दिया। टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जुपिटर का प्रेशर उसे एक कैन की तरह कुचल रहा था, पर मरते मरते भी गैलीलियो अपना काम कर रहा था। वो डाटा भेज रहा था। ये उसकी आखिरी विरासत थी, उसकी लास्ट विल एंड टेस्टिमेंट। वो अपने कातिल के राज अपने बनाने वालों को भेज रहा था। अ फाइनल सेल्फलेस एक्ट ऑफ साइंस। वो बता रहा था कि जुपिटर का रेडिएशन आखिरी पलों में कैसा है, वहाँ का अंधेरा कैसा है। और फिर कुछ ही मिनट बाद सिग्नल आने बंद हो गए। धरती से 64 करोड़ किलोमीटर दूर जुपिटर की गहराइयों में गैलीलियो हमेशा के लिए शांत हो चुका था। मिशन कंट्रोल रूम कैलिफोर्निया में गैलीलियो का सिग्नल आने में 52 मिनट लगते थे। तो जब वहाँ सिग्नल आना बंद हुआ तो सबको पता था कि गैलीलियो असल में लगभग 1 घंटे पहले ही खत्म हो चुका था। एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने बस इतना कहा, द गैलीलियो मिशन इज ओवर। ये एक साइंटिफिक युग का अंत था। तो ये थी गैलीलियो की कहानी, एक ऐसी कहानी जहां साइंस की सबसे बड़ी जीत के लिए साइंस के ही एक सोल्जर को शहीद होना पड़ा। गैलीलियो को इसलिए नहीं तबाह किया गया क्योंकि वो पुराना हो गया था, उसे इसीलिए तबाह किया गया क्योंकि उसने कुछ बहुत ही अनमोल खोजा था। एक पूरा समंदर,
एक पूरी दुनिया जो लाइफ का सीक्रेट अपने अंदर छुपाए हो सकती है। नासा ने एक 1.4 बिलियन डॉलर के स्पेसक्राफ्ट को कुर्बान कर दिया, एक अनजाने अंजाम माइक्रोबियल लाइफ की पॉसिबिलिटी को बचाने के लिए। ये साइंस के एथिक्स का, जिम्मेदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये शायद एक स्पेस फेयरिंग स्पीसीज के तौर पर हमारी पहली कॉस्मिक कन्वर्सेशन की कोशिश थी। हमने सीखा कि अनजान दुनिया को एक्सप्लोर करने के साथ साथ उन्हें प्रोटेक्ट करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। आज गैलीलियो की लेगेसी जिंदा है, यहाँ तक कि उसके आखिरी लम्हों में भेजा गया डाटा भी बेकार नहीं गया। वो डाटा आज भी इंजीनियर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके भेजे हुए डाटा के बेस पर ही नासा ने एक नया मिशन प्लान किया है, द यूरोपा क्लिपर। ये स्पेसक्राफ्ट खासकर यूरोपा को ही स्टडी करने भेजा जाएगा। वो उसके पास से कई बार गुजरेगा, उसकी बर्फ की मोटाई नापेगा, उसके समंदर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेगा और शायद उन लाल दरारों से निकल रहे पानी के गीजर्स को भी एनालाइज करेगा। गैलीलियो ने दरवाजा खोला था। यूरोपा क्लिपर उस दरवाजे के अंदर झांकने जा रहा है। गैलीलियो का आखिरी विस्पर यूरोपा क्लिपर के लिए पहला शब्द बन जाएगा। तो आपका क्या ख्याल है? क्या नासा ने ये सही फैसला किया? क्या हमें एक मशीन के लिए एक पूरी दुनिया को रिस्क में डालना चाहिए था? और सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है यूरोपा के उस अंधेरे समंदर में हमें क्या मिलेगा? अपने विचार, अपनी थ्योरीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे आपके पर्सपेक्टिव का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये कहानी, ये सफर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी इस अनोखे सैक्रिफाइस के बारे में पता चले। और अगर आप ऐसी ही स्पेस, साइंस और मिस्ट्री से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में एक और ऐसे ही रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, आसमान में देखते रहिए एंड स्टे क्यूरियस। I'll see you in the next one.